हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कीरू। आज हम पढ़ेंगे मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, या आप डिस्पर्सन को वेरिएशंस भी बोल सकते हो, स्प्रेड भी बोल सकते हो। क्योंकि जो डिस्पर्सन होता है ना, वो हमारी हेल्प करता है हमें मेज़र करने में कि जो हमारे आइटम्स हैं उनमें कितना वेरिएशंस है। ठीक है, तो कहता है कि मेजर ऑफ डिस्पर्शन किस में हेल्प करता है, वेरिएबिलिटी को स्टडी करने में कि आइटम्स हैं उनमें कितनी ज़्यादा भिन्नता है। ठीक है, कि मतलब वो ना एक दूसरे से कितने भिन्न है। जैसे ये हमारा सिमेट्रिकल फॉर्म में दिया हुआ है, तो ये हमारा सेंटर हो गया। तो ये इस लेफ्ट साइड में कितने, राइट साइड में कितने तक स्प्रेड है, कितने वेरिएट करते हैं एक दूसरे से सेंटर से, वो हमें मेजर ऑफ डिस्पर्शन वैल्यूएट करने में हेल्प करता है। ठीक है, जो हमारा डिस्पर्सन होता है उसके मीनिंग को हम दो तरीके से समझ सकते हैं। पहला, डिस्पर्सन रेफर करता है वेरिएशन खुद के साथ, ठीक है, ऑफ द आइटम अमंग देमसेल्फ, खुद में ही। और दूसरा जो डिस्पर्सन है वो रेफर करता है वेरिएशन ऑफ द आइटम अराउंड एन एवरेज, एक जो एवरेज लिया गया, मतलब एक जो बीच का जो सेंटर है उससे कितना वेरिएट करता है। ठीक है, कहता है कि अगर जो डिफरेंस है, जो वैल्यू ऑफ आइटम है और जो एवरेज है, इन दोनों के बीच में वो ज़्यादा होगा तो जो डिस्पर्सन है वो भी ज़्यादा होगा। लेकिन अगर वैल्यू ऑफ आइटम और एवरेज का डिफरेंस है वो कम होगा तो डिस्पर्सन भी हमारा कम होगा। तो डिस्पर्शन की यहाँ पे जैसे डेफिनेशन दी गई है ब्राउन, इकोनोर, इन सब के द्वारा, कि जो डिस्पर्शन होता है वो हमारा वेरिएशन का एक मेजरमेंट होता है कि जो अलग अलग आइटम्स होते हैं उनमें कितना वेरिएशंस है। ठीक है, अब बात आती है कि जो हम डिस्पर्शन को मेजर कर रहे हैं तो उसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं। तो वो कहता है कि ये डिटरमाइन करता है रियलिबिलिटी ऑफ एन एवरेज। रियलिबिलिटी का मतलब होता है कि कितना रिलायबल है, कितना विश्वसनीय है कोई भी एवरेज। जो मेजर ऑफ डिस्पर्शन होता है वो हमारी हेल्प करता है एवरेज की रियलिबिलिटी को चेक करने में। ये पॉइंट आउट करता है कि जो एवरेज है हमारा, वो हमारे स्टैटिस्टिकल सीरीज को भाई रिप्रेजेंट कर रहा है नहीं, उसके अकॉर्डिंग है नहीं। अगर जो डिस्पर्शन में जो वेरिएशंस है वो थोड़े बहुत ही हो तो ये माना जाता है कि जो एवरेज है वो क्लोजली रिप्रेजेंट करता है हमारे इंडिविजुअल वैल्यूज़ को। लेकिन अगर डिस्पर्सन ज़्यादा होगा तो ये माना जाएगा कि जो एवरेज है वो अच्छा नहीं है। तो डिस्पर्सन से हम ये पता कर सकते हैं। ठीक है, टू कंपेयर द वेरिएबिलिटी ऑफ टू और मोर सीरीज, कहता है कि जो डिस्पर्शन होता है वो कंपेयर करने में हेल्प करता है कि कितना वेरिएशंस है दो या दो से ज़्यादा सीरीज में। ठीक है, मतलब एक टाइप से कहे तो ये डिटरमाइन करता है उनके बीच में यूनिफॉर्मिटी को, कंसिस्टेंसी को। अगर ज़्यादा वेरिएशंस होते हैं तो कंसिस्टेंसी कम होती है, और कम वेरिएशंस होते हैं तो ज़्यादा कंसिस्टेंसी होती है। फॉर फैसिलेटिंग द यूज ऑफ अदर स्टैटिस्टिकल मेजर, और ये ना फैसिलेट करता है दूसरे स्टैटिस्टिकल मेजर्स को भी। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन कैसे सर्व करता है, एक बेस के रूप में। बहुत सारे जो स्टैटिस्टिकल मेजर्स होते हैं लाइक कोरिलेशन, रिग्रेशन, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस वगैरह, इनके बेस के रूप में हमारा ये काम करता है। और जितने भी स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल होती है उसमें भी हेल्प करता है। ठीक है, जो मेजर ऑफ डिस्पर्शन होता है ये बेस होता है स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल का। कितने एक्सटेंट तक जो डिस्पर्शन है वो हमें इंडिकेट करता है टू द मैनेजमेंट एज टू वेदर द वेर, मतलब ये भाई जो भी प्रोडक्ट है आप बना रहे हो उसमें कितनी, उसकी क्वालिटी में कितने वेरिएशंस वगैरह हैं, उन सब के बारे में बताता है कि कोई डिफेक्ट वगैरह तो नहीं है हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वगैरह में, वो सब। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है भाई, देखो ये अच्छा ईजी होता है, आसान होता है, समझने में भी सिंपल होता है, और यूनिकली डिफाइंड होता है, सभी ऑब्जर्वेशंस पर भी बेस होता है, और एक्सट्रीम आइटम से अफेक्ट भी नहीं होता। और इस पर हम ना बार बार अगर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस वगैरह करने हो तो वो हम इस कर कर सकते हैं। अब बात आती है जो हमारा डिस्पर्शन होता है वो दो टाइप का होता है, एक तो एब्सोल्यूट होता है और एक रिलेटिव होता है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट में तो क्या होता है कि ये ना इसमें यूनिट वो सिंपल होते हैं, सेम होते हैं, एक यूनिट में एक्सप्रेस होते हैं, लाइक एज रुपी, किलोग्राम, टर्न्स, ईयर्स, सेंटीमीटर। जबकि जो रिलेटिव मेजर्स होता है ना उसमें ये यूनिट फ्री होता है, इसमें यूनिट का कुछ वो नहीं होता। इसमें जो वेरिएबिलिटी होती है ना वो हम परसेंटेज या रेशियो फॉर्म में एक्सप्रेस करके चलते हैं। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट होता है यूनिट ऑफ मेजरमेंट से, इसीलिए हम इसको कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन भी बोल सकते हैं। अब बात आती है कि जब हम इसको मेजर करते हैं तो इसके कौन कौन से मेथड हो सकते हैं। तो आप है ना एब्सोल्यूट और रिलेटिव से समझ सकते हो कि एब्सोल्यूट में तो हमारे आ जाते हैं रेंज, इंटरक्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डिविएशन, मीन डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन। जबकि रिलेटिव में इनका सभी का कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ इंटरक्वार्टाइल रेंज, कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन, तो वो हमारे आ जाते हैं रिलेटिव मेजर्स में। ठीक है, जहाँ पे कोफिशिएंट की बात आ जाए, क्योंकि वो क्या होता है यूनिट फ्री। तो अब बात आती है लॉरेंज कर्व भी हमारा किसमें, इसमें कर्व एक फॉर्म हो जाती है रेंज। रेंज क्या होती है, नॉर्मल, बहुत ज़्यादा सिंपल होता है इसको निकालना कि जो हाईएस्ट वैल्यू हमारी लो और एक लोवेस्ट वैल्यू, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमारा रेंज का। एल मतलब लोवेस्ट और मतलब लार्जेस्ट, और एस मतलब स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू का जो डिफरेंस होगा वो हमारा रेंज होगा।
ठीक है। क्योंकि ये हमें लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू के डिफरेंस को शो करता है। ये जो रेंज होता है इसका हम यूज करते हैं क्वालिटी कंट्रोल में, वेदर वगैरह की फोरकास्ट में। और अगर आपको कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है तो नॉर्मली क्या करना है, लार्जेस्ट माइनस स्मॉल, ऊपर माइनस वाला और नीचे प्लस वाला, एक बार इनको घटाना एक बार जोड़ना है। ठीक है, जैसे ये सीरीज दिखी थी, यहाँ पे सबसे बड़ा है हमारा 35 और सबसे छोटा है 15, तो 35 और 15 का डिफरेंस लिए वो हमारी रेंज आ गई। ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज में भी मैक्सिमम 70 है और मिनिमम 10 है, तो उनका डिफरेंस आ गया 60। कंटिन्यूस सीरीज में भी मैक्सिमम 30 है और मिनिमम 5 है। इसके लिए मेरिट डिमेरिट्स क्या हो जाएंगे, सिंपल है, आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोल में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। लेकिन इसके डिमेरिट्स भी है, एक तो ओपन एंडेड सीरीज में निकाल नहीं सकते क्योंकि लास्ट का पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सारे ऑब्जर्वेशन पर बेस नहीं, सिर्फ ओपनिंग और एंडिंग पर बेस है। और जो भी सैंपल में फ्लैक्चुएशन आए तो उससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। जैसे एक बार आपने 10 लिया और 50 लिया था तो 40 का, एक बार 10 ले लिया और एक बार 100 ले लिया तो 90 का, फिर आ गया कितना ज़्यादा फ्लैक्चुएशन, और एक्सट्रीम वैल्यूज से अफेक्ट होके चलता है सीरीज में। ठीक है, तो ये कंटिन्यूस सीरीज यहाँ से हमने पढ़ लिया। फिर बात आते हैं को इंटरक्वार्टाइल रेंज और क्वार्टाइल डिविएशंस के बारे में। तो इंटरक्वार्टाइल जो रेंज होता है वो क्या होता है कि जैसे हम पढ़ के आए थे क्वार्टाइल्स, क्वार्टाइल्स होते हैं हमारे Q1 Q2 Q3 Q4, ये होता है क्वार्टाइल मतलब चौथा पार्ट, 4 पार्ट होते हैं जिसमें। तो इंटरक्वार्टाइल रेंज क्या होता है, जो हाईएस्ट क्वार्टाइल होता है और जो लोवेस्ट क्वार्टाइल होता है उसका डिफरेंस होता है। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि ये 50 होता है इधर, ये Q2 होता है और इधर 25 पे हमारा Q1 होता है और यहाँ पे हमारा Q3। तो जो Q1 और Q3 होता है उनका जो डिफरेंस होता है वो हमारा इंटरक्वार्टाइल रेंज कहलाता है। जो और क्वार्टाइल डिविएशन होता है या उसको हम सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज भी बोलते हैं, ये क्या होता है, जो हमारा इंटरक्वार्टाइल रेंज होता है उसका हाफ होता है, बस इसको 2 से डिवाइड करना होता है। कोफिशिएंट निकालना तो भाई एक बार माइनस करना और एक बार एडिशन करना है। ठीक है, और निकालने का तरीका तो हम क्वार्टाइल्स को पढ़ चुके हैं, हमारे जो सेंट्रल टेंडेंसी का हमने चैप्टर पढ़ा था कि पहले हम nth टर्म निकालेंगे फिर उसको हम यहाँ पे चेक करेंगे। डिस्क्रिएट वाली में हमें पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती है क्योंकि उसी से पता चलता है। जैसे अब 40 आया तो 40 हमारा किस में लाया था, इसमें, तो ये हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, जो किस पे ना, ये 40 पे, तो ये हमारा आंसर हो जाता है। और कंटिन्यूस सीरीज में हमें ये फॉर्मूला याद होना जरूरी होता है। ये लोवेस्ट हमारी जो क्लास इंटरवल का पार्ट होता है, लोवेस्ट वाला वो होता है। ये हमारा जो क्वार्टाइल हमने निकाला है वो, ये हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और ये उसका फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारा क्या आया था, 15 आया था, 15 हमारा 29 में लाई करता है, तो ये हमारा हो गया फ्रीक्वेंसी और ये इसमें हमारा लोवेस्ट रेंज होगा। इससे ऊपर जो होता है वो हमारा क्या होता है, ठीक है, तो ये हम मतलब हमारा होता है क्यूमुलेटिव ऊपर वाला। तो ये हम क्योंकि इसमें हमारा लाई करता है इन दोनों के बीच में, तो हम क्या करते हैं उससे ऊपर वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेके चलते हैं। ठीक है, बस अब हमें यहाँ पे पुट करना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब आता है इसकी मेरिट्स और डिमेरिट्स के बाद में। वही इजी है निकालना, एक्सट्रीम वैल्यू से भी इफेक्ट नहीं होता, ओपन एंडेड सीरीज में भी निकाल सकते हो, सुपीरियर है, रिलायबल है। लेकिन जो 20% होता है वो मिडल आइटम होता है क्योंकि 50% होता है Q3 माइनस Q1 का, तो ये 50% आइटम पर बेस होता है, तो और बीच को इग्नोर कर देता है। ये कैपेबल नहीं है बार बार मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए, और सैम्पलिंग फ्लैक्चुएशन से इफेक्ट होता है ना, ये एक अच्छा मेजर है वेरिएशन निकालने का। अब बात आती है मीन डिविएशन या और एवरेज डिविएशन। तो मीन डिविएशन बोल दो, एवरेज डिविएशन बोल दो, इसको आप है ना मीन से भी निकाल सकते हो, मीडियन से भी निकाल सकते हो, मोड से भी निकाल, किसी से भी निकाल सकते हो, लेकिन बेस्ट मेथड इसका बताया जाता है एवरेज। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे जो हमारी वैल्यूज़ है उसमें से हम, जैसे ये मीडियन से निकाल तो मीडियन कटा दिया और फिर इसको मॉडुलस करते क्योंकि यहाँ पे हम साइंस को इग्नोर करके चलते हैं, और फिर उसको एन से डिवाइड कर देती है जाता है मीन डिविएशन, मतलब मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन। मीन डिविएशन फ्रॉम मीन के लिए मीन को कटा देंगे। ठीक है, क्योंकि जो हमारे ये होता है ना इसमें हम प्लस माइनस साइंस को इग्नोर करके चलते हैं, और जो सम होता है डिविएशंस का जो भी हम इससे निकालते हैं मीन वगैरह से, मीडियन वगैरह से, वो हमारा मिनिमम होता है, इसीलिए यहाँ पे हम साइंस को इग्नोर करके चलते हैं। जैसे कोफिशिएंट और मीन डिविएशन निकालना हो तो जिससे निकाला है ना भाई, मीडियन से निकाला है तो मीडियन से डिवाइड कर देना, मीन से निकाला है तो मीन से डिवाइड कर देना। ठीक है, बस वही करना है। और अगर लगा लो ये तो इंडिविजुअल सीरीज थी तो नॉर्मल फॉर्मूला दे रखा है, डिविएशन निकालना है तो डिविएशन से निकालना है, और अगर डिस्क्रिएट होती तो एफ से भी मल्टीप्लाई करके चलना पड़ता, तो नॉर्मल सीरीज थी। और अब आती है हमारे डिस्क्रिएट सीरीज। डिस्क्रिएट में हमें बाहर जो हमने निकालता उसके साथ हमें फ्रीक्वेंसी की मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। ठीक है, और कंटिन्यूस सीरीज होगी तो वहाँ पे मिड वैल्यूज आ जाती हैं, तो वहाँ पे हम मिड वैल्यू से निकाल लेंगे। ठीक है, ये मिड वैल्यू में से ही मीन को घटाएंगे या मीडियन को घटाएंगे। फिर शॉर्टकट मेथड होता है मीन डिविएशन का, वो क्या होता है, जब जो वैल्यू ऑफ एवरेज है वो फ्रैक्शंस में आ जाए तो वहाँ पे हम इस मेथड का यूज करते हैं शॉर्टकट का। कैसे, सिग्मा एफ एक्स, फिर ए का है, बी का है, ए का है, बी का, फिर एक बार तो इनको हमने ये लेस किया, फिर उसका ब्रैकेट लगा कि लार्ज ब्रैकेट में ही हमें उनकी फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस लेना है,
और अगर आप मीन से निकालोगे तो मीन से मल्टीप्लाई कर देना, मीडियन से निकालोगे तो मीडियन से मल्टीप्लाई कर देना है और डिवाइड में एन। ठीक है, किसी से भी आप निकाल सकते हो, क्योंकि जो हमारा वैल्यूज होते हैं हम कैसे दिखाते हैं कि जो वैल्यू है एक्स ग्रेटर देन या तो मीन या मोड, कुछ भी हो सकती है ऊपर नीचे। देखो ये सिंपल दिखा रखा है, वहाँ पे फ्रीक्वेंसी के साथ था, अगर फ्रीक्वेंसी ना हो तो नॉर्मली भी हम जैसे ए और बी का पहले डिफरेंस लिया आइटम्स का, फिर उनके सम का, और उनका भी फिर डिफरेंस है, और मीन से निकाल तो मीन से, और मीडियन से तो मीडियन से। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने वैल्यू ली, मीन हमारा ये था, ठीक है, मीन जहाँ पे था उसी से 2 पार्ट में बढ़ जाता है ये, और फिर हम इनकी कैलकुलेशंस कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा एक शॉर्टकट मेथड है। तो इसकी क्या क्या फ़ायदे हैं, सिंपल है, सभी ऑब्जर्वेशंस पर बेस है, लेस अफेक्ट होता है एक्सट्रीम वैल्यूज से, यूजफुल है इकोनॉमिक्स, कॉमर्स और सोशल फील्ड्स में, और कंपैरिजन है ना डिफरेंट सीरीज़ का वो भी हम आसानी से कर पाते हैं। ठीक है, ये लेकिन इसके डिमेरिट्स ये है कि एक तो प्लस माइनस साइन को इग्नोर करके चलता है, इतना एक्यूरेट मेथड भी नहीं है कैलकुलेशन का, डिफिकल्ट है कंप्यूट करना मीन और मीडियन को फ्रैक्शंस की फॉर्म में, अलजेब्रिक ट्रीटमेंट भी नहीं होता, और स्टैटिस्टिकल कंक्लूजन भी यूज़ नहीं होते। ठीक है, मतलब जहाँ पे स्टैटिस्टिकल कंक्लूजन हो वहाँ पे फेल हो जाता है। स्टैंडर्ड डिविएशन ये बेस्ट मेथड होता है हमारा मीन डिविएशन के कंपैरिजन में। ये कार्ल पियर्सन के द्वारा दिया गया था 1893 में। ये क्या होता है, जो हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन होता है उसको हम रूट मीन स्क्वायर डिविएशन भी बोलकर चलते हैं। क्या करते हैं इसमें, जो भी वैल्यू है उसमें से हमने मीन घटाया, क्योंकि मीन से निकाला मतलब एक टाइप का डिविएशन निकाला, डिविएशन का स्क्वायर किया और उसको एन से डिवाइड करके उसका अंडर रूट कर देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसने इसको किसकी इक्वल मान लिया, स्मॉल एक्स के, तो उसका स्क्वायर करके एन से डिवाइड कर दिया। कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने के लिए क्या करते हैं, जो हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन है उसको हम मीन से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि हमने मीन से ही निकाला है इसको। ठीक है, प्लस माइनस साइन यहाँ पे भी इग्नोर होते हैं। ठीक है, अलजेब्रिक जो भी डिविएशन होते हैं प्लस साइन इग्नोर होते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड डिविएशन होता है उसमें प्लस साइन हम इग्नोर नहीं करते, वहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जबकि मीन डिविएशन निकाल रहे थे वहाँ पे इग्नोर हो रहे थे। तो इंडिविजुअल सीरीज में तो वही है, एक्स है उसमें से उसका मीन घटाया, जो भी वैल्यूज आएंगी उन सब का स्क्वायर किया और फिर सम करना और एन से डिवाइड कर देना। जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप, ये हमें एक सीरीज दी गई थी, तो हमने क्या किया, इनका सभी का मीन निकाला, मीन आया हमारा 20, अब 20 को इन सबसे लेस किया, वहाँ से हमारा आ गया डिविएशन, डिविएशन को हमने ऐड कर दिया, लेकिन हमें तो लेना उनका स्क्वायर, तो हमने इन सभी का स्क्वायर किया। ठीक है, स्क्वायर करने के बाद इन वैल्यूज़ को हमने जोड़ दिया, अब ये वैल्यूज आ गई, इन वैल्यूज़ को हमने एन से डिवाइड किया और उसका रूट कर दिया। अज्यूम मीन मेथड में बस वही है, ए का यूज़ हो जाता है, डिविएशन निकालना होता है हमें। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे तो ये हमारा एक्स था, यहाँ पे हमें अज्यूम मीन लिया, वहाँ से डिविएशन आ गया, अब डिविएशन का ही स्क्वायर करते चलेंगे, तो एक बार तो डिविएशन का स्क्वायर करते के एन से डिवाइड कर दिया, मतलब स्क्वायर का डिविएशन लेना है, और यहाँ पे हमें नॉर्मल डिविएशन है वो और अपॉन में एन और उसका होल स्क्वायर करके रूट करना है, बस फॉर्मूला याद होना जरूरी है। ठीक है, एक्चुअल डाटा पे बेस होता है, नॉर्मल डिविएशन होता है डिविएशन। डिस्क्रीट सीरीज में 3 तरीके से निकाल सकते हो, एक्चुअल मीन मेथड, अज्यूम मीन मेथड, स्टेप डिविएशन मेथड। तो एक्चुअल मीन में तो नॉर्मल ही है कि सिग्मा एफ एक्स होल स्क्वायर अपॉन में एन। अज्यूम मीन मेथड में बस वहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी तो नॉर्मल रहती है, डिस्क्रीट से डिविएशन आ जाएगा डी, डी कैसे निकालते हैं हम, जो भी हमारा एक्चुअल डाटा है उसमें से हम अज्यूम मीन घटा के चलते हैं। ठीक है, और स्टेप डिविएशन में हम आई से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं बाहर, तो यहाँ पे डी डैश लेना पड़ता है। अगर आपने सेंट्रल टेंडेंसी का चैप्टर से समझा हुआ है तो आप इसको आसानी से निकाल पाओगे। कंटिन्यूस सीरीज में भी क्योंकि वहाँ पे हमें मिड वैल्यू में से डिविएशन निकालना पड़ता है, एम में से अज्यूम मीन घटाना पड़ता है। ठीक है, वहाँ पे मिड वैल्यू जाती है। ये सारे कैलकुलेशन हमने उस पार्ट में अच्छे से पढ़े हुए हैं, वहाँ से अगर आपने समझ लिया हो तो ये आसान हो जाएगा। वेरिएंस क्या होता है, ये हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन का होल स्क्वायर होता है, ये भी हमारा आर फिशर के द्वारा दिया गया था 1918 में। ठीक है, और तो कैलकुलेशन के तरीके बता रखे वेरिएंस को निकालने के, क्योंकि देखो यहाँ पे रूट तो होता है स्टैंडर्ड डिविएशन पे, वो कट जाएगा स्क्वायर रूट से, तो नॉर्मल जितने भी हमने स्टैंडर्ड डिविएशन के फॉर्मूले पढ़े हैं उन सभी का रूट हटा दो, तो हमारा क्या आ जाता है, वेरिएंस आ जाता है। ठीक है, अब बताता है कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन भी निकाल सकते हो, जैसे हमने कंबाइंड अज्यूम मीन निकाला था, कंबाइंड एवरेज निकाला था, वैसे ये है कि उसका नंबर उसका स्टैंडर्ड प्लस उसका उसकी नंबर ऑफ टर्म्स उसका स्टैंडर्ड डिविएशन, नंबर ऑफ टर्म्स उसका स्टैंडर्ड डिविएशन, ये लेके और फिर हमें मल्टीप्लाई कर नीचे उनका सम और अंडर। ठीक है, तो कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने के लिए स्टैंडर्ड डिविएशन फर्स्ट ग्रुप का, स्टैंडर्ड डिविएशन दूसरे ग्रुप का, और ये उनके डिविएशन से निकालने का तरीका बता रखा है कि एक बार उनका डाटा और उनका एवरेज मीन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला में याद होना चाहिए, डाटा में दे रखा है बस हमें फॉर्मूले में पुट करना है, अगर हमें फॉर्मूला याद है तो। अब बात आती है करेक्टिंग इनकरेक्ट वैल्यूज ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। कई बार क्या हो जाता है कि
कुछ गड़बड़ हो जाती है, वैल्यूज़ रॉन्ग हो जाती है, जैसे कि हमारे मीन वाले चैप्टर में हुई थी। तो वहाँ पे हम कैसे यूज़ करते हैं, तो सबसे पहले वही है कि इनकरेक्ट जो सम है ना हमारा वो निकालेंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला था, इसमें हम डाटा वगैरह पुट करेंगे, वहाँ से इनकरेक्ट जो सम है वो आ गया। अब जो करेक्ट सम है ना वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें से जो इनकरेक्ट आइटम था उसको तो घटा देंगे और जो करेक्ट आइटम था उसको जोड़ देंगे और फिर फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर आती है डिटर्मिनेशन ऑफ मिसिंग वैल्यूज। मिसिंग वैल्यूज को निकालने के लिए क्या है, हमें कुछ ना कुछ डाटा ये जरूर देगा, या तो वो हमें स्टैंडर्ड डिविएशन दे देगा, वेरिएंस दे देगा, बस हमें फॉर्मूला लगाना है और जो भी वैल्यूज है हमारे पास, जो भी इंफॉर्मेशन है वो पुट करनी है। अब बात आती है मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर आप नेट वगैरह का एग्जाम देते हो तो। कि एक तो पहली जो n नेचुरल नंबर्स होती हैं उनका जो स्टैंडर्ड डिविएशन होता है वो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं 1/12। ठीक है, और जो हमारे नंबर ऑफ टर्म्स है उसका होल स्क्वायर, उसमें से 1 ब्रैकेट और उसका अंडर रूट। और कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने का फॉर्मूला हम पीछे भी देख के आए हैं। सम ऑफ स्क्वायर होता है ना जो डिविएशंस का, कहाँ से, अर्थमेटिक मीन्स, वो क्या होता है, लिस्ट होता है, इसीलिए ज़्यादातर हम स्टैंडर्ड डिविएशन को अर्थमेटिक मीन से ही निकालते हैं। जो कॉन्स्टेंट अमाउंट होती है ना एक ही, जो ऐड कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन में, वो हमेशा अनअफेक्टेड रहती है। मतलब जो स्टैंडर्ड डिविएशन है ना वो हमारा इंडिपेंडेंट है, चेंज ऑफ ओराइजन से, आप प्लस करो माइनस करो उसका ना इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इन केस ऑफ सीरीज इज मल्टी, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड के केस में स्टैंडर्ड डिविएशन अफेक्ट होता है। मतलब एक टाइप से कहें तो ये ना अफेक्ट होके चलता है, जो भी स्केल में चेंजमेंट आता है, स्केल की बात हो तो गुणा और भाग, और ओरिजिन की बात हो तो प्लस और माइनस। ये डाटा आपको याद करना पड़ेगा कि जो एक डिविएशन पे वैल्यू हमारी इतनी होती है, 2 डिविएशन पे इतनी होती है, 3 स्टैंडर्ड डिविएशन पे इतनी होती है वैल्यू। ठीक है, ज़्यादातर एग्जाम में पूछी जाती है। 68.27%, 95.45% तक अमाउंट है। तो ये जैसे हमें सिमेट्रिकल एक डायग्राम दिया गया, यहाँ से आप समझ सकते हो। ठीक है, 1 तक, फिर 2 तक, 3 तक, ऐसे। फिर बात आती है जो हमारा क्वार्टाइल डिविएशन, मीन डिविएशन और सिमेट्रिकल जो हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन होता है उनके बीच में क्या रिलेशन है। तो याद रखना जो स्टैंडर्ड डिविएशन होता है ना वो इन सबसे बड़ा होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन, मीन डिविएशन और क्वार्टाइल डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन बड़ा होता है मीन डिविएशन से, मीन डिविएशन क्वार्टाइल डिविएशन से, और रेशियो में इनका जो रिलेशन होता है वो 10, 12, 15 का। और वैसे 4 स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू होता है 5 मीन डिविएशन और इज इक्वल टू 6 क्वार्टाइल डिविएशंस। ठीक है, तो ये मतलब वैसे लिख रखा है तब दिख रहा है, लेकिन अगर नॉर्मली देखते हैं तो हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन इन सबसे बड़ा होता है। अब बात आती है इसकी मेरिट्स की, तो ये रिगिड डिवाइन होता है, सभी ऑब्जर्वेशंस पर बेस होता है, कैपेबल है बार बार अर्थमेटिकल मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए। ठीक है ना, ये इफेक्ट होता है ज़्यादा जो फ्लक्चुएशंस आते हैं सैम्पलिंग वगैरह में। डिमेरिट्स क्या है, एज जो क्वार्टाइल डिविएशन के कंपैरिजन में, रेंज के कंपैरिजन में इसको निकालना समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। मोर इंपॉर्टेंस देता है ये एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस को, ये डिपेंड है यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स पर ऑफ द ऑब्जर्वेशन, इसीलिए हम इसको यूज़ नहीं कर सकते कंपेयर करने में डिस्पर्शन वगैरह को, डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह को, जो अलग अलग यूनिट्स में हम एक्सप्रेस करके चलते हैं। अब बात आते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने के लिए, तो वही है भाई, हम निकालते किसे, मीन से, तो स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन में मीन मल्टीप्लाई में 100, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ जाएगा। ठीक है, निकालने के लिए तो हमें फॉर्मूले का पता होना चाहिए। ये हमें एक ओवरव्यू पढ़ रहे हैं। अब बस ये चैप्टर हमारा खत्म होता है, इसमें आता है लो रेंज कर्व। कहता है कि ये ग्राफिकल मेथड होता है डिस्पर्सन को समझने का, ये दिया गया था मैक्स ओ लोरेंज के द्वारा। जो लोरेंज कर्व होता है ना उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है डिग्री ऑफ इनइक्वलिटी को पढ़ने में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम वेल्थ अलग अलग कंट्रीज़ का। ये यूजफुल होता है कंपेयर करने में, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है भाई वेजेस का, प्रॉफिट का, अलग अलग बिजनेस ग्रुप में। जो लोरेंज कर्व है ना वो एक कॉम्युलेटिव परसेंटेज कर्व होता है, जिसमें जो परसेंटेज ऑफ फ्रीक्वेंसी है उसको हम कंबाइन करके चलते हैं। अब बनाने के लिए क्या करते हैं, जो साइज ऑफ आइटम्स है, मतलब जो वेरिएबल वैल्यूज़ हैं और जो फ्रीक्वेंसीज हैं उनको हम क्या करते हैं, कॉम्युलेट करते हैं, उनका मतलब एक टोटल लेते हैं। ठीक है, 100 के रिस्पेक्ट में, फिर उनकी परसेंटेज निकालते हैं। फिर जो भी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज होती है उनको एक्स एक्सिस पर प्लॉट करते हैं, और जबकि कॉम्युलेटिव आइटम्स को वाई एक्सिस पर प्लॉट करते हैं। फिर दोनों एक्सिस को 0 से 100 तक, मतलब भाई स्टार्ट करते हैं 0 से 100 तक एक्स और वाई को, और फिर ड्रॉ करते हैं डायगोनल लाइंस वाई और एक्स, ज्वाइन करते हैं उन्हें 0 0 जो ओराइजन होते हैं जहाँ से वो निकलती है वहाँ से 100 तक, और जो लाइन होती है उसे बोलते हैं लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। प्लॉट कर देते हैं परसेंटेज वगैरह को वहाँ पर, और वहाँ से हमें क्या मिल जाता है, लो रेंज कर्व। ठीक है, देखो जैसे इसको देखते हैं हम, ये डाटा में दे रखा था, इनकम दे रखी थी और नंबर ऑफ पर्सन दे रखे थे, तो हमने कॉम्युलेटिव वैल्यू निकाल ली इनकी। ठीक है, जैसे 100, फिर 300, फिर 300 हो गया था, 300 और 400 700, 700 500 हमारा 1200, 1200 और 800 2000, ऐसे इनकी कॉम्युलेटिव वैल्यू। फिर कॉम्युलेटिव वैल्यू का हमें क्या निकालना है, परसेंटेज, 100 का 2000 के रिस्पेक्ट में, 300 का 2000 के रिस्पेक्ट में, ऐसे परसेंट, बस परसेंटेज आने के बाद हमें इनको
पुटअप करना हो तो यहाँ से हमारी लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है। ठीक है, तो ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का चैप्टर था। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन रहती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। पहली बार मेरे चैनल पे आए तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।